तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस हम देख रहे थे J&K पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में जो अलग अलग टॉपिक्स और कंपोनेंट्स सब टॉपिक्स हैं, गाइस सब हम देखते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा, जिसकी वेटेज जो है वो आपके पास 30 मार्क्स की है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट है, इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। तो एक इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स का। तो गाइस इसके ऊपर मैं 4 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर बैठा हूँ। काफी सारे कंसेप्ट बच्चों के क्लियर भी हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये वीडियो समझ नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, कौन से प्रोविजंस लगते हैं, क्या है 1932 का एक्ट, क्या है लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट जो 2008 में आया था, किस प्रकार के प्रोविजंस लगते हैं अगर पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं है। गाइस वो सब चीजें जो हैं पहले आप क्लियर करिए कंसेप्ट को और फिर यहाँ पर पहुंचिए। तो गाइस अगर आपके वो सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो इस वीडियो में मैं आपका कंसेप्ट, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गुडविल वैल्यूएशन क्या होती है, गुडविल क्या होती है पार्टनरशिप फर्म में, किस प्रकार से एक फर्म जो है एक बिजनेस एंटिटी दूसरी बिजनेस एंटिटी में मर्ज होती है या उसे खरीदती है, और उसे जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है या पैसा देना पड़ता है ये गुडविल होता है। मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस गुडविल में हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में गुडविल का कंसेप्ट क्या है, गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गुडविल पे इफेक्ट डालती हैं या इसकी कीमत बढ़ाती या कम करती हैं। हम ये भी देखेंगे कि जो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो क्या है, और इसके साथ मैं आपके सामने 2 एमसीक्यूज लाऊंगा कि जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि हमारे पास टोटल ये 6 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग वेटेज है। तो ये जो फिफ्थ वाला कंपोनेंट है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है, इसमें आपको लगभग 15 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो गाइज ये रहे आपके पास सारे टॉपिक्स। तो इसमें ये जो सिक्स्थ वाला टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स, इसका ये फिफ्थ पार्ट है, यानी इससे पहले जो 4 पार्ट्स हैं गाइज वो मैं कवर कर बैठा हूँ। काफी सारे कंसेप्ट उनमें भी हैं, वो आप उनको क्लियर करके इस वीडियो को देखें। तो गाइस क्या होती है गुडविल। गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं कि गुडविल का अकाउंटिंग में या पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है। देखिए बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है, व्हेन पार्टनर्स कैरी ऑन बिजनेस विद देयर फर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब 2 लोग मिलकर या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं और वो बिजनेस काफी समय से चल रहा होता है, दे अर्न आर रेपुटेशन फॉर इट। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मानिए हम 5 फ्रेंड्स हैं और आज हमने शुरू कर दिया ऑलमाइटी गाइडेंस। तो आज हमने चलाया, मानिए ये 10 साल 15 साल 20 साल के बाद ये बहुत अच्छा चल जाता है और लोगों का विश्वास बन जाता है इसके ऊपर, तो हमारी रेपुटेशन हो जाएगी। कल अगर हम इस चैनल को बेचते हैं या फिर हम किसी के साथ मर्ज करते हैं या कोई हमारे साथ आता है, मानिए 15 सालों में हमने आज एक बिजनेस शुरू किया 10 लोगों ने मिलके, आज उसकी कीमत जो है वो मानिए 100 करोड़ की है। 15 सालों के बाद उस बिजनेस की कीमत मार्केट में जो है वो 150 करोड़ की है, लेकिन हमारा रेपुटेशन नाम इतना बन गया हुआ है कि हम ये बोली लगाते हैं कि हमें 150 करोड़ बेशक इसकी मार्केट वैल्यू है, हमारी पहचान है, हमारा ब्रांड बिकता है, हमारा नाम बिकता है, तो हम ये बिजनेस 200 करोड़ से कम नहीं बेचेंगे। तो गाइज 150 करोड़ उसकी मार्केट वैल्यू है, 50 करोड़ जो हम अपनी मेहनत या अपनी क्वालिटी के कारण एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, इसी को गुडविल कहा जाता है, इसी को ब्रांड कहा जाता है। यानी आज की डेट में अगर आप देखते हैं, मान के आप शूज लेने जाते हैं तो एक नॉर्मल शूज आपको 2000 का मिल जाएगा, वहीं अगर आप एडिडास का या रिबॉक का या और कोई अच्छी कंपनी का लेना चाहते हैं तो वो आपको 5000 6000 इवन 10000 भी पे करना पड़ता है। अब देखिए इतना उस शूज की कीमत नहीं होती है। कीमत किसकी होती है कि जो एडिडास ने रिबॉक ने या उस कंपनी ने नाम कमाया हुआ है अपनी मेहनत करके इतने समय से बिजनेस को चला के, उस रेपुटेशन का जब उनको पैसा मिलता है तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हो गया इसको गुडविल कहा जाता है। तो गाइस आई होप कि आपको गुडविल का एक ओवरव्यू मिल गया होगा। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत ये लाइनें हैं, जब पार्टनर्स मिलके एक बिजनेस को चलाते हैं काफी समय से और उनको जब एक प्रकार की प्रसिद्धि या रेपुटेशन एमिनेंस फेम मिल जाती है, और वो फेम वो रेपुटेशन उनकी पैसे की मुद्रा में पैसे के वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है,
यानी बहुत सिंपल शब्दों में क्या लिखा है, दिस रेपुटेशन ट्रांसलेट्स इन मॉनेटरी टर्म्स इनटू एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स। कि मैंने आपको बता दिया कि मानो आज कोई बिजनेस चल रहा है, उसकी ये उम्मीद है कि हमारा बिजनेस 10 सालों के बाद जो एक साल का 10 लाख कमाएगा, लेकिन वो 10 सालों में इतनी मेहनत करता है कि उसका नाम बिकने लगता है, इतनी रेपुटेशन हो जाती है, जो 10 लाख उसकी एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उसने माना हुआ था, ये 10 लाख नहीं उसको 50 लाख हो जाता है उसके काम के कारण, उसकी क्वालिटी के कारण। तो ये जो 40 लाख उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, ये क्या है, ये उस कंपनी का गुडविल है। तो क्या कहता है, वी कॉमनली रेफर टू दिस एक्सेस प्रॉफिट एज द फर्म्स गुडविल। कि जब एक कंपनी का जो प्रॉफिट है एक नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस में उसका प्रॉफिट जाता है, उसकी रेपुटेशन के कारण उसे जो फायदा होता है, उसे कहा जाता है उस फर्म की ये गुडविल है। तो गाइस यहाँ पर बहुत आपको कंसेप्ट छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। तो गुडविल अराइजेज व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स अनदर एंटायर बिजनेस। की मानिए ए कंपनी है यहाँ पर और यहाँ पर है बी कंपनी। तो ए कंपनी जो है ये बहुत अच्छी चल रही है, इसका नाम है, काम है। तो अब ए कंपनी को बी खरीदती है। ए कंपनी की मार्केट वैल्यू मानो 100 करोड़ की है, लेकिन ये कहती है कि मुझे 150 करोड़ का बिकना है, क्योंकि मेरी मार्केट में कीमत है, मेरा नाम चलता है, मेरी रेपुटेशन है, मेरे नाम से लोग विश्वास करते हैं मुझ पे और मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं विश्वास के रूप में खरीदते हैं। तो अब देखिए मार्केट वैल्यू तो 100 करोड़ की है, लेकिन बी इसको 150 करोड़ देता है, तो ये 50 करोड़ एक्स्ट्रा जो है ये इस कंपनी का गुडविल है। Goodwill is a fictitious or intangible asset that may be found on the balance sheet of a company। तो गाइस गुडविल आपको क्या है, ये फिजिकली इसकी कोई अपीयरेंस नहीं होती, लेकिन इसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, और ये मॉनेटरी वैल्यू आपको बैलेंस शीट में देखने को मिल भी सकती है या नहीं भी इसका मेंशन हो सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बैलेंस शीट में इसका मेंशन होगा ही होगा। समटाइम्स द गुडविल मे आल्सो बी हिडन। तो गाइस काफी इजी है, यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। The amount of goodwill is the cost to purchase the business minus the fair market value of the tangible assets, the intangible assets that can be identified and the liabilities obtained in the purchase। तो guys काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। अब क्या कह रहा है कि गुडविल को अगर आपने मेंशन करना है तो क्या करना होगा, जो बिजनेस है टू कास्ट टू परचेज द बिजनेस। कि मानिए एक बिजनेस चल रहा है, उसको आप कितने में खरीद रहे हैं, 150 करोड़ में या 100 करोड़ में खरीद रहे हैं। 100 करोड़ में से आपको उसका मार्केट वैल्यू जो है, टेंजिबल असेट्स जो उसमें है उनको माइनस करना है, जो इनटेंजिबल असेट्स हैं उनको माइनस करना है, या फिर कोई किसी भी प्रकार की लायबिलिटी है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। मानिए आप किसी एक बिजनेस को खरीदते हैं 100 करोड़ में, उसकी मार्केट वैल्यू जो है उसके टेंजिबल असेट्स की 50 करोड़ है, इनटेंजिबल की 10 करोड़ है, तो ये आपका 60 करोड़ हो गया। और लाइबिलिटीज हैं उसके पास अभी जो उसने पे करनी है ये 20 करोड़ की हैं, 80 करोड़ हो गया। लेकिन आप 100 करोड़ का खरीद रहे हैं, तो ये जो 20 करोड़ आप एक्स्ट्रा उसको पे करे हैं, ये उस कंपनी का गुडवर्थ का जो है ये मॉनेटरी वैल्यू है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको याद रखना है ये सब। तो मैं आपको यहां बताऊंगा कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। टू कैलकुलेट गुडविल वी शुड टेक द परचेज प्राइस ऑफ अ कंपनी। परचेज प्राइस की आप एक कंपनी को कितना पैसा देकर जो है वो खरीद रहे हैं, एंड सब्ट्रैक्ट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बहुत सिंपल है। अब देखो गुडविल को जब आपने निकालना है तो परचेज वैल्यू, मानिए यहां पर जो है आप 100 करोड़ की खरीद रहे हो। अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है, ए प्लस एल को माइनस करना है। ये आपका पी हो गया, परचेज प्राइस ऑफ द टारगेट कंपनी की। आप जिस कंपनी को खरीद रहे हो उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत जो है ये है 100 करोड़। 100 करोड़ में से आपको माइनस करना उस कंपनी का जो एसेट्स हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है ओरिजिनल में। तो यहां पर हम मानते हैं गाइस कि ये है 50,000। अब उसके लाइबिलिटीज जो हैं, जो उसने पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, ये करनी है 20,000। यानी ये जो टोटल 50 और 20 70 उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, लेकिन वो खरीदी कितने में जा रही है, 100 करोड़ में जा रही है। तो यहां पर आपको 30 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो गाइज यही जो 30 है यही गुडविल होता है, जो आप एक्स्ट्रा पैसा उसकी रेपुटेशन नेम ब्रांड के कारण पे करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे गुडविल कहा जाता है। तो गाइज काफी इंपॉर्टेंट है ये।
अब किसी भी कंपनी का गुडविल जो है वो कैसे बढ़ता है, यानी उसकी रेपुटेशन कैसे बढ़ती है, ये कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है कि आपके पास हो सकता है 4-5 ऑप्शन दिए गए हों और यहाँ पर आपसे ये पूछा गया होगा कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो गुडविल पर अफेक्ट नहीं करता, तो वो आपको ढूंढना है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा फैक्टर इनमें से गुडविल पे अफेक्ट करता है, तो भी आप इजिली उसे जो है वो पॉइंट आउट कर सकें, इसलिए आपको ये एक दो स्लाइड्स जो हैं वो देखनी है। तो गाइस, गुडविल या फिर रेपुटेशन कंपनी की कैसे बढ़ती या कम होती है, इसमें सबसे पहली चीज आती है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपकी कंपनी जो चीज बना रही है उसकी क्वालिटी क्या है। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट्स विच विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि अगर एक कंपनी प्रोडक्ट की वैल्यू उसकी बेटर है, बेटर का मतलब कि जो मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स हैं उसके सेम सेम उनसे इसकी क्वालिटी अच्छी है, सुपीरियर है, तो इससे क्या होगा कि उसकी जो सेल्स होती हैं वो इंक्रीज होंगी, इसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और जब सेल्स और प्रॉफिट्स इंक्रीज होगी इसके साथ साथ ही उसका गुडविल भी, उसकी रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी। तो गाइस, सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं कि रेपुटेशन क्या हो गया, आपकी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई आप पैसे के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन जब आप पैसे के साथ उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसकी रेपुटेशन इतने करोड़ की है, तो उसे हम क्या कहेंगे अकाउंटेंसी या इकोनॉमी की टर्म में, तो ये उसे गुडविल कहा जाता है। सेकंड यहां पर इंपॉर्टेंट है कि एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अ वेल हैंडल्ड इंटरेस्ट normally enjoys the merit of more cost efficiency and productivity which will increase the value of goodwill, कि अगर एक फर्म में मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट मेंबर्स अच्छे हैं तो वो सारे बिजनेस को अच्छे से करेंगे, जो ज्यादा वेस्टेज है वो नहीं होगी, कॉस्ट एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। एट द एंड क्या होगा कि सेल्स अच्छी होंगी, प्रॉफिट्स अच्छा होगा, तो गुडविल ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हुई देखने को मिलेगी। तो गाइस, इसके साथ है लोकेशन, कि एक बिजनेस फर्म की लोकेशन कहां पर है ये भी मैटर करती है। मानिए अगर कोई गली के अंदर दुकान है तो वहां पर ऑटोमेटिकली सेल कम होगी, अगर कोई बीच बाजार में कोई शॉप है तो उसकी, या बिजनेस एंटिटी कोई चल रही है तो उसकी ऑब्वियसली कि हर एक ग्राहक या कस्टमर आपको वहीं पे, आपको मेन रोड पे ही देखने को मिलेगा। तो लोकेशन भी एक सेटल करती है, डिटरमाइन करती है कि एक कंपनी का गुडविल वर्थ जो है कितना होगा। The better location will attract more customers, resulting in an increase in sales and profits, which in turn will result in an increase in the value of goodwill, कि अगर एक बेटर लोकेशन है तो वो उसमें काफी सारे कस्टमर्स आएंगे, और ज्यादा कस्टमर्स आएंगे तो सेल ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होंगे, और इससे क्या होगा, इन टर्न आपको वैल्यू ऑफ गुडविल है वो इंक्रीज्ड देखने को मिलेगी। तो गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है ये है मार्केट कंडीशन। द मोनोपोली सिचुएशन और लिमिटेड कंपटीशन फैसिलिटेट्स द कंसर्न टू अर्न मोर गेन्स विच लीड्स टू द मोर वैल्यू ऑफ गुडविल, कि मानिए आपकी एक फर्म है, एक कंपनी है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बना रही है, और उस वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके आसपास के एरिया में या आपकी कंट्री में और कोई नहीं बनाता है, आपकी मोनोपोली है, आप सिंगली उसका प्राइस डिटरमाइन करते हैं। इस प्रकार की कंपनी को भी खरीदने के लिए कई बार एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है, तो उस मोनोपोली या मार्केट कंडीशन के कारण भी जो एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है दूसरी कंपनी को, खरीदने वाले को, बायर को, उसे गुडविल कहा जाता है। उसके बाद है एक्सेस टू सप्लाईज या रॉ मटेरियल। तो गाइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। If a firm has better access to supplies or assured supply of inputs, then it enjoys a better reputation than others and higher goodwill. तो गाइस, मानिए एक कंपनी जो खुली हुई है उसे रॉ मटेरियल जो है वो 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर से ही मिल जाता है, और दूसरी कंपनी है जो 500-600 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर दूर से जाके रॉ मटेरियल खरीदती है और फिर प्रोडक्ट्स बनाती है, तो ऑटोमेटिकली जिसके नियर बाय रॉ मटेरियल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा तो उसकी वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगी, और मार्केट वैल्यू से अगर ज्यादा वैल्यू पेमेंट करता है बायर तो उसे उस कंपनी का गुडविल कहा जाएगा। तो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे स्पेशल एडवांटेजेस। इफ अ फर्म एंजॉय स्पेशल एडवांटेजेस लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड इमेज और एनी अदर एक्सक्लूसिव बेनिफिट, देन द फर्म एंजॉयज अ हायर वैल्यू ऑफ गुडविल।
तो गाइस अगर किसी एक कंपनी के पास कोई स्पेशल एडवांटेज है, मानिए उसने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया हुआ है जिसके ऊपर उसने पेटेंट कराई हुई है या उसका ट्रेडमार्क या ब्रांड की इमेज है, तो ये सारी चीजें उसके जो ओरिजिनल प्रॉफिट है उससे ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो जो सुपर प्रॉफिट होता है वही बेसिकली क्या होता है, गुडविल होती है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी एक इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर है। आफ्टर सेल्स सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, effectiveness of advertisement, the supply of electricity, import licenses, well-known collaborators, long-term contracts for the supply of materials, trademarks, patents, etc. certainly enjoy more value of goodwill. तो गाइस इसके अलावा भी कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, जैसे मानिए एक कंपनी है, उसकी सेल सर्विसेज बहुत अच्छी है, उसमें R&D के ऊपर काम होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे अच्छे न्यूज चैनलों पर या नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल चैनल्स पर आती है। यह एडवर्टाइजमेंट उसकी काफ़ी अच्छी होती है, प्रोडक्टिव होती है, इफेक्टिव होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई या और भी जो सर्विसेज हैं, जब उन सब की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, फाइन क्वालिटी होगी, तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, सेल अच्छी होगी और प्रॉफिट अच्छा होगा। जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली ये गुडविल का जो मॉनेटरी वैल्यू है ये बढ़ जाएगा। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइनें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट आगे कि अब ये गुडविल को निकालना कैसे है। यानी मैंने आपको ये तो बता दिया कि कंपनी की रेपुटेशन है, तो उसका जो मार्केट वैल्यू फेयर प्राइस से अगर वो ज़्यादा पैसा जितना लेती है, सुपर प्रॉफिट कमाती है, तो वो उसे गुडविल माना जाएगा। अब गुडविल को निकालने के लिए हमारे पास मेथड्स किस प्रकार के हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गाइज आपको जनरली ये 3 मेथड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट वाला है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट्स मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गाइस तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। तो गाइस मेथड से क्वेश्चन अकाउंट असिस्टेंट में आना इतना लाजमी लगता नहीं मुझे, क्योंकि ये काफी डेप्थ में हो जाएगा। जनरली आपसे गुडविल, टेंजिबल, इनटेंजिबल या फिर ये इन तीनों मेथड्स के नाम दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा है जो हम अप्लाई कर सकते हैं वैल्यूएशन करने के लिए गुडविल का। अब आगे डिटेल में मुझे नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए इसको भी तैयार रखिए। तो सबसे जो पहला मेथड है यह है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो आपके पास मेथड्स होंगे, एक होता है सिंपल एवरेज और दूसरा होता है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में क्या होगा, अंडर दिस मेथड इट इज वैल्यूड एट एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट ईयर्स। तो यहां पर क्या बात की जाएगी कि जो एग्रीमेंट होगा उसमें कुछ पिछले सालों का हिसाब किया जाएगा कि पिछले इतने 10 सालों में या 15 सालों में आपकी कंपनी ने मार्केट वैल्यू में से इतना पैसा ज्यादा कमाया है या इतना ज्यादा कमाया है, तो हम इसके अकॉर्डिंगली इस कंपनी को बाय करने के लिए इतना एक्स्ट्रा पैसा देंगे। गुडविल कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कि उसका एवरेज प्रॉफिट 20 सालों में, मानिए एक साल में 10 लाख आया, दूसरे साल में 8 लाख आया, तीसरे साल में 12 लाख आया, चौथे साल में 3 लाख आया। तो 20 सालों की, मानिए एक यहाँ पर हम 20 साल हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, तो 20 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करना है आपने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो गाइस इससे हमारा क्या निकल जाएगा, ये गुडविल निकल जाएगा। ये सिंपली हम एवरेज से निकालते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर वेटेज देते हैं अलग अलग ईयर्स को, मानिए हम पहले 5 सालों को कहते हैं कि इसकी वेटेज हम 20% लेते हैं कि इसका प्रॉफिट जो भी हुआ उसका हम 20% देंगे, नेक्स्ट की 20% देंगे, और जो लास्ट के 10 साल होंगे हम दोनों को 30-30 5-5 साल में डिवाइड करके जो है 30-30% की वेटेज देंगे। तो गाइस जब हम अलग अलग टाइम पीरियड को, मानिए 20 सालों को 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं और सबको वेटेज अलग अलग परसेंटेज में दे रहे हैं, तो वहां से भी हमारा गुडविल निकल सकता है। Under this method, it is valued at agreed number of years of purchase of the weighted average profits of the past years. The weighted average is used when there exists an increasing or decreasing trend in the profits. तो गाइस जब ये weighted average अमूमन आपको तब देखने को मिलेगी जब प्रॉफिट एक पर्टिकुलर ट्रेंड में नहीं चल रहा है। मानिए 8 लाख 8 लाख 8 लाख 9 लाख 8.5 लाख नहीं है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 8 लाख हो रहा है, कभी 20 लाख हो रहा है, कभी 4 लाख भी आ रहा है। तो जब इतनी फ्लक्चुएशन होगी तो ये वेटेड एवरेज का कंसेप्ट यहां पर लिया जाता है और इससे भी
जो है देखा जाएगा कि गुडविल कितनी है। हाईएस्ट वेट इज गिवन टू द करंट ईयर्स प्रॉफिट, तो इसमें जब मानिए आज की डेट में अगर 2020 की बात की जाए तो ये 2001 से लेके 2020 तक अगर हम अकाउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो अभी रिसेंट का जो साल है 2020, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है इसको दी जाएगी। तो गाइस इससे क्या निकलेगा, हमारा वेटेड एवरेज के माध्यम से निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमारा निकलेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, उस गुडविल की कीमत कितनी है। तो यहाँ पर देखिए गुडविल निकल जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग अगर आप उस टाइम पीरियड को डिवाइड करते अलग अलग परसेंटेज देते हैं तो इसमें उसका जो वेटेड एवरेज आ जाएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज की, कितने सालों का जो हिसाब आप इसमें ले रहे हैं। तो गाइस इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाएगा सुपर प्रॉफिट्स मेथड, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर आता है मेथड्स में से तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो क्या कहता है, अंडर दिस मेथड वैल्यूड एट एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, कि सुपर प्रॉफिट को मानिए यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मानिए एक दूध की कंपनी है अमूल है, तो अमूल के साथ साथ जो डेयरी मिल्क या और भी कंपनीज हैं तो बाकी वालों का कितना प्रॉफिट है इतना ही अमूल का भी आना चाहिए। लेकिन अमूल का जब उनसे बहुत ज्यादा आता है, मानिए बाकी सबका एक साल का प्रॉफिट 50-50 करोड़ आता है, अमूल का 100 करोड़ आ जाता है, तो 50 करोड़ जो इसका एक्स्ट्रा आता है ये गुडविल होगा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सबसे पहले निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो गाइस जब ये हम करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास गाइस सॉरी यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। जब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा तो इसको हम माइनस करेंगे कहां से, एवरेज प्रॉफिट से, या जो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट है। तो जब हम इस एक्चुअल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और इसी सुपर प्रॉफिट को जब हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा गुडविल आ जाएगा। तो इस फार्मूलेज को याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जो कंसेप्ट है थोड़े मेथड्स का नाम क्या है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, गुडविल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइस ये रहा सेकंड मेथड। इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट मेथड है, ये है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जब हम डिडक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल, सॉरी जो एक्चुअल कैपिटल हमने एम्प्लॉय किया होता है तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा गुडविल का। जैसे देखिए कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट से जब हम माइनस करते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमारे पास अभी प्रॉफिट कितना है और उस प्रॉफिट के हिसाब से हमारे बिजनेस की कैपिटल कितनी बनती है, इसमें से जब हम माइनस करेंगे किसको, कि जो हमने ओरिजिनली बिजनेस में पैसा कितना लगाया था, जब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा अगर ये ज्यादा है तो ये गुडविल काउंट हो जाएगा। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गाइस ये रहे कुछ फार्मूले, यहाँ पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या याद करना है, फार्मूलाज कौन कौन से मेथड्स हैं और मेथड्स में किस प्रकार के जो प्रोविजंस हैं या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। लेकिन गाइज मैं आपको फिर से बता दूं कि गुडविल से क्वेश्चन जो है अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का दे रहे हैं तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर होता है इसमें ज्यादा से ज्यादा मेथड्स के नाम पूछे जा सकते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। तो गाइज ये तो रहा कैपिटलाइजेशन मेथड में जो हम एवरेज प्रॉफिट्स होते हैं उनका कैपिटलाइजेशन जब हम करते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट होता है, कि हमारी कंपनी ने कितना सुपर प्रॉफिट कमाया। मैंने एक क्वेश्चन भी लिया हुआ, उसके माध्यम से भी हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट का जब कैपिटलाइजेशन किया जाता है तो भी हम एक फर्म की, एक बिजनेस एंटिटी की गुडविल निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड इट इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट्स डायरेक्टली जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल के साथ जो है वो लिंक करते हैं या कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे पास इस फार्मूले के माध्यम से गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारे पास गुडविल निकल के आ जाता है।
जाता है। तो गाइस किस प्रकार का क्वेश्चन होगा एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल टाइप में आता है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, मिसिस मेहता एंड सन्स earn an average profit of rupees 60,000 with a capital of rupees 4 lakh। कि जो मेहता एक इंसान है और उसके बेटे हैं, उन्होंने एक बिजनेस में 4 लाख इन्वेस्ट किया था और उसमें उनको प्रॉफिट जो है 60,000 का आता है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। कि जो नॉर्मल रेट है वहां पर रिटर्न आने का ये 10% है। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड कैलकुलेट द वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म। कि अब आप बताइए कि उसने जो है 4 लाख के ऊपर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, यानी इसके माध्यम से उसको कितने पैसे बचने चाहिए थे, लेकिन उसको बचे कितने हैं, उसको 60,000 बचा है। आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड के जरिए हमें ये बताइए कि इस फर्म की गुडविल कितनी है, यानी कितना पैसा एक्स्ट्रा इसने अपनी रेपुटेशन के माध्यम से किया है। तो गाइस मैंने आपको बताया कि इसमें क्या फार्मूला होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए 4 करोड़ है, हम जनरल टर्म्स में देखते हैं 4 लाख है, तो अगर 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था तो इसे कितना मिलना चाहिए था, इसे 40,000 मिलना चाहिए था। यानी 1 लाख के हिसाब से अगर 10% रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो 1 लाख के साथ 10,000 और 4 लाख के साथ 40,000 होना चाहिए था। लेकिन इसको मिलता कितना है, इसको मिलता है 60,000 और 40,000 मिलना चाहिए था, यानी ये इसको 20,000 एक्स्ट्रा मिला है, यही इसका गुडविल है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब गुडविल देखिए कितना आ गया हमारे पास, सुपर प्रॉफिट्स उसे कितना हो रहा है, यानी उसे 40,000 होना चाहिए था लेकिन उसे 60,000 हो रहा है। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा जो होता है इसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 अपॉन 10 से। 10 क्या होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और 100 फार्मूले का है। जब हम करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपको 20,000 से जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका गुडविल जो है इस फर्म का 2 लाख आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस काफी सारी चीजें आई होप कि आपको यहां से भी क्लियर हो गई होंगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, वहां से नॉर्मल प्रॉफिट होगा 10% इंटरेस्ट रेट है और 4 लाख में 40,000 जो है इसका नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको 40,000 होना चाहिए था लेकिन 60,000 हो रहा है, तो 60,000 में यानी इसको 20,000 एक्स्ट्रा हो रहा है, ये आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। और सुपर प्रॉफिट को जब हम 100 अपॉन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 2 लाख रुपया आ गया। तो ये इस कंपनी का गुडविल आ गया। तो गाइस इस प्रकार से इतना इजी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है अगर न्यूमेरिकल टाइप पूछा जाता है। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया पिछली स्लाइड में कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो गुडविल पर इफेक्ट डालते हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसे वाला देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट अ फर्म्स गुडविल, कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो एक फर्म की गुडविल पर अफेक्ट नहीं डालता या उसकी गुडविल को डिटरमाइन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्या ये इंपॉर्टेंट होती है गुडविल मेंटेन करने के लिए, गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए। इनकम ऑफ पार्टनर्स, लोकेशन ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विसेज। तो गाइस मैंने आपको बताया, तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है इनकम ऑफ पार्टनर्स, कि उस बिजनेस में कितने पार्टनर्स हैं, उनकी इनकम कितनी है, इसका कोई लेना देना नहीं है उस कंपनी के गुडविल से। अब उसमें मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट अच्छी होगी, प्रॉफिट सेल प्रोडक्टिविटी सब अच्छा होगा तो गुडविल बढ़ेगी, यानी इसका इफेक्ट होता है। लोकेशन भी मैंने आपको बता दी कि अच्छी मेन लोकेशन पे है तो बिजनेस सेल प्रोडक्शन सब कुछ ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, गुडविल मिलेगा उनको। क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विसेज, के अगर उस फर्म या बिजनेस का जो सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका है, क्वालिटी है, अगर वो अच्छी है तो भी उसका गुडविल बढ़ेगा। यानी ये जो इनकम ऑफ पार्टनर्स है ये यहाँ पर अफेक्ट नहीं डालते। तो गाइस इसी प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, पर्सनल इनकम ऑफ पार्टनर्स डज नॉट अफेक्ट गुडविल। तो गाइस ये था इस वीडियो का जो एंड या एनालिसिस आप कह सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको गुडविल में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कोई भी एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस आप लाइक करना ना भूलें, जरूर लाइक करें। फेसबुक पर जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी शेयर की जाती है।
तो गाइस अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपकी कोई और कोई डिमांड या फिर आपको कोई दिक्कत है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं शेयर किए जाते हैं वो भी मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं वो भी आपको काफी सारी अच्छी क्वालिटी वाली यहाँ पर फ्री में देखने को मिलेंगी। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को लगातार बूस्ट करके किसी भी एग्जाम में बैठकर कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर अच्छे रैंक के साथ एग्जाम क्लियर करें, तो आपको क्या करना है, जो दूर दराज के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, खुदा के वास्ते उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए, उन तक पीडीएफ्स पहुंचाइए। और खुद क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी वीडियो या इंफॉर्मेशन नई अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज या अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।